पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिदर्श। क्या पढ़ा था? प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श का आकार अपन ने पढ़ लिया था। प्रतिदर्श का आकार, अनुकूलतम आकार क्या होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श को आकार की दृष्टि से, प्रतिदर्श को आकार की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है बड़े प्रतिदर्श, बड़े प्रतिदर्श, और एक कहलाता है छोटे प्रतिदर्श। बड़े प्रतिदर्श और छोटे प्रतिदर्श। बड़े प्रतिदर्श को बोलते हैं लार्ज सैंपल और छोटे प्रतिदर्श को बोलते हैं स्मॉल सैंपल। तो बड़े प्रतिदर्श कब होंगे? जब प्रतिदर्शों की संख्या 30 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में कहलाता है बड़ा प्रतिदर्श, और जब प्रतिदर्शों की संख्या 30 से कम हो तो ऐसी स्थिति में कहलाता है छोटे प्रतिदर्श। तो अपन को ये बात याद होनी चाहिए कि बड़े प्रतिदर्श कब होंगे, छोटे प्रतिदर्श कब होंगे। तो जब प्रतिदर्शों की संख्या 30 से अधिक होगी तो बड़े प्रतिदर्श कहलाएंगे, और जब प्रतिदर्शों की संख्या 30 से कम होगी तो छोटे प्रतिदर्श कहलाएंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे बड़े प्रतिदर्शों के बारे में, लार्ज सैंपल के बारे में पढ़ेंगे आज। बड़े प्रतिदर्श, तो पढ़ेंगे बड़े प्रतिदर्श, लार्ज सैंपल। तो देखना, बड़े प्रतिदर्शों का अध्ययन क्यों किया जाता है? बड़े प्रतिदर्शों का इसलिए किया जाता है सार्थकता का परीक्षण करने के लिए। सार्थकता किसके? प्रतिदर्शों की सार्थकता का परीक्षण करने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। सार्थकता किस चीज के अध्ययन की जाती है कि जैसे अपन ने ये समग्र है, ये पूरा क्या है? समग्र। समग्र से अपन ने किसका चयन किया? प्रतिदर्श का चयन किया। प्रतिदर्श से अपन ने कोई निष्कर्ष निकाला, प्रतिदर्श से कोई निष्कर्ष निकाला, हाँ, तो वो निष्कर्ष इन संपूर्ण पर लागू होगा। और मान लो पूरे समग्र का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला, तो उन दोनों निष्कर्षों के बीच में जो अंतर है वो अंतर किस कारण से उत्पन्न हुआ है, मतलब ये निष्कर्ष पर लागू होगा या नहीं होगा। तो अंतर आया तो अंतर किस कारण से आया? अगर वो अंतर किसी सैंपलिंग के मेथड की वजह से आया या प्रतिचयन के उच्चावचनों की वजह से हुआ है तो अंतर सार्थक माना जाता है। और अगर मान लो परिवर्तन जो अंतर है वो किसी अन्य कारण से आया, अंतर किसी क्या है? अन्य कारण से आया, तो क्या माना जाता है? निरर्थक माना जाता है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें कि जो सार्थकता परीक्षण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि समग्र में से जो आपने प्रतिदर्शों का चयन किया, प्रतिदर्शों से जिसके बारे में आपने अध्ययन किया था उसके बारे में जो निष्कर्ष निकाला, हाँ, और समग्र के संपूर्ण का अध्ययन करके अगर उस निष्कर्ष में कोई अंतर आता है तो उस अंतरता की सार्थकता की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बड़े प्रतिदर्शों का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े प्रतिदर्शों का प्रयोग दो प्रकार के समंकों के लिए किया जाता है, एक गुण समंक के लिए और एक चर समंक के लिए। बड़े प्रतिदर्शों का प्रयोग दो चरों के लिए किया जाता है, एक किया जाता है गुण समंकों के लिए और एक किया जाता है चर समंकों के लिए। चर समंकों के लिए गुण समंक कौन से होते हैं? ऐसे जिन्हें संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे बुद्धिमानी, ईमानदारी, बेईमानी, ये ऐसे तथ्य होते हैं जिनको संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनके लिए। और एक चर समंक कौन से होते हैं? जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे भार को संख्या में व्यक्त किया, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इन सबको संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला अध्ययन करेंगे अपन गुण समंकों के लिए। गुण समंकों के लिए, तो देखो गुण समंकों के लिए सार्थकता परीक्षण किया जाएगा। तो गुण समंकों के लिए सार्थकता परीक्षण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहले अपन को याद होनी चाहिए कि इसमें द्विपद बंटन का प्रयोग किया जाता है। किस पर आधारित होता है? द्विपद बंटन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? द्विपद बंटन। तो ये ध्यान रखना,
बड़े प्रतिदर्श में सार्थकता परीक्षण जो होता है वो गुण समंकों के लिए किस पर आधारित होता है? द्विपद बंटन पर आधारित होता है। और द्विपद बंटन के अनुसार बात करें तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य किसके बराबर होता है? अपन प्रतिदर्शों के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रतिदर्श का समांतर माध्य किससे व्यक्त किया जाएगा? x बार से। और किसके बराबर होता है? np के बराबर होता है। प्रमाण विचलन की बात करें तो प्रमाण विचलन किसके बराबर होता है? समग्र की बात करें s से व्यक्त करेंगे npq के बराबर होता है, ये लगाया अपने रूट। और अगर प्रमाण विचलन किसका होगा? समग्र का, तब भी यही होगा npq अंडर रूट के बराबर। तो ये द्विपद बंटन पर गुण समंकों के लिए सार्थकता परीक्षण जो होता है वो द्विपद बंटन पर आधारित होता है। और द्विपद बंटन के अनुसार समांतर माध्य np के बराबर होता है और प्रमाण विचलन किसके बराबर होता है? npq के बराबर होता है। अब बात आती है n क्या होता है, p क्या होता है, q क्या होता है। इसके बारे में बात करें तो क्या होता है? तो अपन ने पढ़ा था गुण समंक जिन्हें संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो गुणों में जो सार्थकता परीक्षण किया जाता है वो गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर या सफलता या असफलता के आधार पर क्या किया जाता है? निष्कर्ष निकाला जाता है। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगी? प्रतिदर्शों की संख्या, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल। और p बराबर क्या हो जाएगी? सफलता, सक्सेस। और q बराबर क्या हो जाएगी? असफलता, मतलब फेलियर, असफलता। ये तीनों इसके मान होते हैं। npq तो n बराबर क्या होगी? प्रतिदर्शों की संख्या, p बराबर क्या होगी? सफलता, और q बराबर क्या होगी? असफलता या गुणों की उपस्थिति और गुणों की अनुपस्थिति। तो इनके आधार पर गुण समंकों के लिए सार्थकता परीक्षण किया जाता है जो किस पर आधारित होता है? द्विपद बंटन पर आधारित होता है। और द्विपद बंटन के अनुसार समांतर माध्य किसके बराबर होता है? np के बराबर होता है। और प्रमाण किसके बराबर होता है? npq के बराबर होता है। पहली बात। दूसरी बात, जो सार्थकता परीक्षण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? सार्थकता परीक्षण किया जाता है प्रमाण त्रुटि के आधार पर। प्रमाण त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर। कुल मिला के इसमें प्रमाण त्रुटि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपन क्या कर रहे हैं? किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है? सार्थकता परीक्षण करने के लिए। तो सार्थकता परीक्षण करने के लिए अपन को z का मान परिकलित करना होगा, z का मान निकालना होगा, या जिसको बोलते हैं z का क्रांतिक मान निकालना होगा, जिसकी तुलना सारणी मूल्य से की जाती है। और सारणी मूल्य के लिए अपन को कोई क्वेश्चन में नहीं दी होगी। हाँ, वहां पे अपना जो क्वेश्चन आएगा वहां पर टेबल नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े क्वेश्चन अपने लिए नहीं होते हैं। अपन को जो ज्ञात करना है, पढ़ेंगे अपन पूरा सार्थकता परीक्षण, सार्थकता कैसे ज्ञात की जाती है, किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ये अपन को आना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ नेसेसरी रूप से, अनिवार्य रूप से अपन को हर कंडीशन में प्रमाण त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर निकालना आना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन दिया होगा तो आपके जो ऑप्शन में आएंगे तो सार्थकता के दो ऑप्शन हुए, सार्थक और निरर्थक। जबकि ऑप्शन कितने होते हैं? ए बी सी डी। तो चार ऑप्शन अपने पास होने चाहिए। तो चार ऑप्शन क्या होंगे? सार्थकता और निरर्थकता। तो दो ऑप्शन बनते हैं, तीसरी सिचुएशन नहीं बनती है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा तो वो परिस्थिति या तो सार्थक, वो अंतर या तो सार्थक होगा या निरर्थक होगा। हाँ, ये अपन को आना चाहिए, सार्थक कब होता है, निरर्थक कब होता है। लेकिन कौन कौन सी कंडीशन सार्थक निरर्थक दो ऑप्शन बनते हैं, इसलिए अपन को प्रमाण त्रुटि नेसेसरी रूप से आनी चाहिए। तो अपन पढ़ते हैं गुण समंकों के लिए। देखना अपना टॉपिक क्या है? ए पॉइंट गुण समंकों के लिए। तो गुण समंकों के लिए में पहला पॉइंट लेते हैं, अपन पहली कंडीशन लेते हैं, सफलताओं की संख्या की प्रमाण त्रुटि, सफलताओं की संख्या की
प्रमाप त्रुटि। तो अपन स्टैंडर्ड एरर को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। हालांकि अपन मैं सभी के क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें पूरा सार्थकता परीक्षण निकालेंगे, लेकिन अपना फोकस किस पर होना चाहिए? स्टैंडर्ड एरर ज्ञात करने पर होना चाहिए। तो सफलता की संख्या की प्रमाप त्रुटि अपन बात कर रहे हैं, न आपको किसी परसेंटेज में दी हो संख्या, न अनुपात में दी हो संख्या के रूप में अगर आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो गुणात्मक सरल प्रतिचयन का प्रमाप विचलन ही संख्या की प्रमाप त्रुटि होती है। बात समझ में आई? जो गुणात्मक समक आपको दिए हुए हैं, एक सरल प्रतिचयन के माध्यम से, सरल प्रतिचयन के जो समक गुणात्मक समक अपने पास है, उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वही उस संख्या का क्या माना जाता है? प्रमाप त्रुटि होती है। मतलब अपन बोले प्रमाप त्रुटि को स्टैंडर्ड एरर इस छोटे सिग्मा से व्यक्त की जाती है, या अपन लिखें स्टैंडर्ड एरर, तो बराबर फॉर्मूला क्या होगा? NPQ अंडर रूट। आ रही बात समझ में? स्टैंडर्ड एरर NPQ, यही इस प्रमाप त्रुटि का फॉर्मूला होगा। क्लियर? जो गुणात्मक सरल प्रतिचयन का प्रमाप विचलन होगा वही उस संख्या की प्रमाप त्रुटि होगी। एक उदाहरण लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं। एक सिक्के को 400 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया? 400 बार उछाला गया, जिसमें 216 बार चित्त गिरा। तो बताइए सिक्का सुडौल है। सिक्का सुडौल है। तो अब देखो इसमें आपको ये सार्थकता बतानी है कि चित्त 2 बार गिरना, एक सिक्के उछाला जाए, 2 ऑप्शन होते हैं, चित्त या पट। ठीक, तो यहाँ पर चित्त गिरेगा या पट गिरेगा, लेकिन यहाँ कितना गिरा? दोनों 200 बार गिरना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना गिरा? 216 बार। डिफरेंस आया नहीं आया? तो ये डिफरेंस सार्थक है या निरर्थक है, इसके बारे में अपन को पता करना है। तो देखो यहाँ पे सिक्का कितनी बार उछाला गया, सॉल्यूशन करते हैं। सिक्का कितनी बार उछाला गया? n बराबर 400, 400 बार। प्रतिदर्शों की संख्या कितनी हुई? 400। सफलता PQ की बात करें, भाई कितनी P होगी और कितना Q होगा? कितनी बार उछाला गया? 216 बार उछाला गया। तो यहाँ पे अनुमानित कितना? तो P कितना होगा? 1/2 और Q कितना होगा? 1/2। अब कंफ्यूजन है कि कैसे? तो देखो एक सिक्के को उछालेंगे तो सफलता और असफलता बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर या तो चित्त गिरेगा या पट गिरेगा। तो चित्त गिरने और पट गिरने की संभावना कितनी कितनी है? आधी आधी संभावना है, 50-50% है। इसलिए P की वैल्यू कितनी? 1/2 और Q की वैल्यू कितनी? 1/2। अब यहाँ बात करें अवलोकित, यह भी समझाएंगे अपन, आगे देखेंगे, क्योंकि अपन को सार्थकता परीक्षण करना। अवलोकित मान कितना आ रहा है? 216। अवलोकित मूल्य कितना है? 216 आपको दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में प्रत्याशित मान कितना होगा? 400 बार उछाला तो आधी सफलता की प्रायिकता कितनी थी अपनी? आधी। तो 1/2 बराबर कितना आएगा? 200। ये मैंने इसलिए किया है आपको किस चीज का जानकारी के लिए? सार्थकता, यह सिक्का सुडौल है, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब अपने इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। इस क्वेश्चन में ये किसके आधार पर होगा? प्रमाप त्रुटि के आधार पर होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना आनी चाहिए? सार्थकता सुडौल है या नहीं है? तो आंसर तो हाँ या ना में आना है। आंसर किस में आना है? हाँ या ना में। लेकिन अपन को हाँ ना में आंसर ना देकर, क्योंकि ऑप्शन में वहां 4 ऑप्शन आएंगे, तो ऐसी स्थिति में अपने पास क्या होगी? प्रमाप त्रुटि पूछ ले, या पूछ सकता है गिरा तो बताइए इसकी प्रमाप त्रुटि
क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में प्रमाण त्रुटि अपने लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बराबर NPQ, क्योंकि यहाँ पर देखो ना कोई अनुपात है ना कोई परसेंटेज है, क्या है, संख्या है। संख्या का क्या निकाल रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर बराबर n कितना है 400, p कितना है 1/2, q कितना है 1/2, रूट बराबर निकाल के काट के देख लो, 2 से कितनी बार 200 बार, 2 से कितनी बार 100 बार, और 100 का अंडर कितना आता है 10। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर कितनी है इसकी 10 है। कितनी है स्टैंडर्ड एरर, अपना आंसर कितना है 10। ये चीज अपन को निकालना आना चाहिए। अब बात करूं मैं इसके सार्थकता परीक्षण की। किसकी बात करें, सार्थकता परीक्षण की। तो सार्थकता परीक्षण के लिए तो कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, वो पूरा देखते हैं। सार्थकता परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। स्टैंडर्ड एरर हो गई, ये अपन को बेसिक निकालने आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, यह चीज स्टैंडर्ड एरर। अब इसकी सार्थकता परीक्षण की बात करें तो स्टैंडर्ड एरर कितनी है 10। तो एक बात ध्यान रखना, सार्थकता के लिए z का मान निकाला जाता है और z का हमेशा फॉर्मूला होगा अंतर बटा, ओम प्रकाश जी फोन उठा के देखो, अंतर बटा प्रमाण त्रुटि। तो अंतर कितना है ये देखना होगा। तो देखो अवलोकित मान मैंने लिखा था कितना था 216, वास्तव में कितना गिरा 216 बार चित गिरा, लेकिन प्रत्याशित मान कितना है 200। तो 216 माइनस 200 बटा प्रमाण त्रुटि कितनी है 10। तो z बराबर कितना आया अपने पास 16 बटा 10 बराबर z का मान कितना आया, z बराबर 1.6। अब समझना बात को, सार्थकता कैसे देखी जाती है। तो देखो सार्थकता देखने के लिए z का परिकलित मूल्य कितना आया अपने पास 1.6। तो इसे दो स्तर पर 5% पर 1% पर, जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमेशा 5% पर क्या होता है सार्थकता देखी जाती है, और सार्थक माना जाता है अगर 1% पर देखी जाए तो वो और अधिक सार्थक माना जाता है। तो 5% पर जो सारणी मूल्य होगा z का, 5% पर जो सारणी मूल्य होगा सार्थकता का, जो 5% सारणी मूल्य है वह सारणी मूल्य कितना है 1.96। तो अब ध्यान से समझना, अगर आपके द्वारा परिकलित मूल्य सारणी मूल्य से क्या है कम है, मतलब आपका परिकलित मूल्य किससे कम है, सारणी मूल्य से। किससे कम है, परिकलित मूल्य सारणी मूल्य से कम है, तो अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, अंतर निरर्थक होगा। अंतर क्या होगा, निरर्थक होगा। मतलब जो अंतर उत्पन्न हुआ है वो किसी प्रकार से अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो प्रतिचयन के उच्चावचनों के कारण हुआ है। और अगर आपका परिकलित मूल्य, इसका मतलब निरर्थक का मतलब है, जब अपन परिकल्पना परीक्षण पढ़ रहे हैं परिकल्पना के बारे में बताएंगे, तो जो आपने परिकल्पना ली थी वो क्या है, सत्य है ना। और जो परिकल्पना है वो क्या ली थी आपने, जो परिकल्पना ली थी वो क्या है, सत्य है। अगर आपका परिकलित मूल्य क्या है, ज्यादा है किससे, सारणी मूल्य से, तो ऐसी स्थिति में आपकी परिकल्पना क्या होगी, गलत होगी, और अंतर क्या माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा। भाई अंतर जो उत्पन्न हुआ है वह किसी प्रतिचयन के उच्चावचनों के कारण नहीं हुआ है, वह किसी अन्य कारण से हुआ है। तो ये होता है सार्थकता परीक्षण ज्ञात करना। लेकिन मैंने इसमें इतना फोकस इसलिए नहीं किया है कि इसके बारे में परिकल्पना परीक्षण का अपन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि किस प्रकार से परिकल्पना देखी जाती है, सत्य होती है या असत्य होती है। अपनी मेन बात क्या होनी चाहिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड एरर निकालना। क्यों, क्योंकि जहां तक मुझे नहीं लगता कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सार्थकता के बारे में पूछा जाए, कि सार्थक होगा या निरर्थक होगा, दो ही ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन 4 ऑप्शन के आएंगे। इसलिए अपन को क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर निकालना। तो जब किसके स्टैंडर्ड, सफलताओं की संख्याओं की प्रमाण त्रुटि पूछी जाए तो NPQ क्या होगा, अंडर रूट NPQ उसका फॉर्मूला होगा, और इस प्रकार से स्टैंडर्ड एरर
निकाली जाएगी। अगली कंडीशन देखते हैं। सेकंड पार्ट, सफलताओं के अनुपातों की प्रमाप त्रुटि। चाहते तो अपन सार्थकता परीक्षण भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने क्या बोला, प्रमाप त्रुटि अपना मेन फोकस होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एरर किसके, अनुपातों। पिछली बार हमने किसके लिए थी, संख्याओं की प्रमाप त्रुटि ली थी। अब बात कर रहे हैं पर अनुपातों की प्रमाप त्रुटि। तो अनुपातों की प्रमाप त्रुटि का मतलब क्या है, जब आपने अनुपात निकाला, ठीक, तो ये समग्र लिया, इस समग्र से क्या निकाला आपने, प्रतिदर्श निकाला। तो इस प्रतिदर्श के अनुपात से जो आपके अंतर उत्पन्न हुआ है, वास्तविक और प्रत्याशित प्रतिचयन में जो अंतर हुआ है, वो अंतर किस कारण से हुआ है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो अनुपातों के अंतर की प्रमाप त्रुटि में क्या होगा, जो संख्या के मान लिखा था अपन ने, वही फॉर्मूला होगा, बस केवल इसमें क्या होगा, उन्हें n से डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे समांतर माध्यता, तो मध्यक अनुपात क्या होगा, मध्यक अनुपात बराबर np/n हो जाएगा। और प्रमाप त्रुटि क्या होगी, प्रमाप त्रुटि मतलब स्टैंडर्ड एरर, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अनुपातों के बारे में, प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, npq, अंडर रूट में था, अपॉन किससे डिवाइड करना है, n से डिवाइड करना है। तो देखो इसके अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, तो और फॉर्मूला लगा के ये भी लिख सकते हैं, pq/n, पूरे के क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्लियर बात समझ आ रही है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। अब p का मान क्या होगा ये बताया ये मैंने, p सफलता को व्यक्त करता है, q असफलता को व्यक्त करता है, और n बराबर क्या होता है, प्रतिदर्शों की संख्या होती है। तो ये आपके किसका फॉर्मूला हो गया, प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने का। संख्याओं में क्या होगा, n से डिवाइड नहीं किया जाता, और अनुपातों में किससे डिवाइड कर दिया जाएगा उसको, संख्या में, सॉरी अनुपातों में क्या होगा, जो भी होगा उसको प्रतिदर्शों की संख्या से या n से डिवाइड कर दिया जाता है। इसके भी मैं एक उदाहरण लेकर देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन, एक समाचार पत्र के लेख में, एक समाचार पत्र के लेख में 1600 हिंदी शब्दों के शब्दों में यह पाया गया कि 64% शब्दों का मूल उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। तो बताइए इसकी प्रमाप त्रुटि क्या होगी, प्रमाप त्रुटि क्या होगी। क्लियर। तो अब मैंने देखो क्या है, इसमें सार्थकता को हटा दिया, ओनली किसे फोकस किया, प्रमाप त्रुटि पर फोकस किया है। तो आप देखना यहाँ पे, चाहो तो सार्थकता भी निकाल देंगे, ठीक। तो सॉल्यूशन, ये अपन ने क्वेश्चन लिखा, तो इस स्थिति में सॉल्यूशन n बराबर कितना, 1600। क्लियर। अब यहाँ पर आधा आधा नहीं है, यहाँ पर आधा आधा नहीं है, यहाँ क्या बोला गया है कि जो समाचार पत्र लेख लिखा गया है उसमें 64% शब्द किसके हैं, संस्कृत के हैं, ठीक। किसके शब्द हैं, संस्कृत के हैं। तो ऐसी सफलता p बराबर, तो 64/100 कर दें तो बराबर कितना है, 0.64।
अब तो जानते हैं Q बराबर क्या होगा फिर 1 माइनस 0.64 बराबर 0.36। ये अपने NPQ का मान हो गया। क्लियर? अब NPQ का मान आने के बाद स्टैंडर्ड एरर निकालनी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन अनुपातों का था तो फॉर्मूला क्या होगा NPQ अंडर रूट अपॉन n, ये अपना फॉर्मूला होगा। तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोपोर्शन बराबर n कितना होगा, सॉरी n कितना है 1600 इनटू p कितना होगा 0.64, 0.64 और q कितना होगा 0.36 अपॉन n कितना है 1600, पूरे के ऊपर के क्या लग जाएगा अंडर रूट। ये अपने पास वैल्यू आ गई। क्लियर? फॉर्मूला क्या होगा अपने पास अनुपातों की प्रमाणित का NPQ अंडर रूट बटा n। तो अपने पास n की वैल्यू कितनी है 1600, p की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू कितनी है, अपने रख दी वैल्यू निकालते हैं। मैं इसको सोल्व करता हूं कैलकुलेटर के माध्यम से। ठीक, तो 1600 इनटू 0.64 इनटू 0.36 बराबर कितना आया, रूट भी निकाल दें तो आया प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन बटा 19.2 बटा 1600। ये अपने पास 19.2 में बटा 100 डिवाइड बाय 1600 करें तो अपना आंसर आएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, अपना आंसर आया 0.012। क्लियर? ये इसकी स्टैंडर्ड एरर होगी। ये क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड एरर होगी। अब इसमें अपन दो बातें देखते हैं, दो बातें जो पूछी जा सकती है। क्लियर? दो बातें कौन कौन से, थोड़ा सा मिटाता हूं इधर से, क्वेश्चन को मिटाते हैं। दो बातें कौन कौन सी? पहली बात जो अपन ने सार्थकता नहीं देखी, और जबकि मैंने आपको बताया है आपको स्टैंडर्ड एरर आना चाहिए। पहली बात तो अपन सार्थकता देखते हैं। सार्थकता ज्ञात करने के लिए अपन ने क्वेश्चन में लिखा था, देख लेना आप रिवाइंड करके, कि क्वेश्चन था अपना कितना 64% मूलोद्गम से है। तो सार्थक है या नहीं, जो अंतर होगा वो सार्थक है या निरर्थक है, ये देखना अपन को इसमें होगा। तो अंतर कितना होगा पहले तो ये निकालना होगा, अंतर कितना होगा पहले तो ये निकालना होगा, और अंतर निकालने के बाद ये देखना होगा कि भाई किस किस के आधार पर, किसके आधार पर, प्रमाप त्रुटि के आधार पर क्या किया जाएगा, सार्थकता परीक्षण किया जाएगा। तो अंतर कितना मानेंगे, 50% संस्कृत के मानेंगे 50, तो 1/2 अपनी वैल्यू होगी, यही हुआ ना, कितनी होगी 1/2 के आधार पर। तो वास्तविक कितना है 0.64, तो 0.14 क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। 1.14 डिफरेंस आने के बाद स्टैंडर्ड एरर कितनी आई 0.012। आ रही बात समझ में? अब जो इसे बताने वाला था मैं वो आपका था, ये थी सीमाएं। क्या थी? सीमाएं। तो देखना अपन जितने भी बड़े प्रतिदर्श पढ़ेंगे, जितने भी बड़े प्रतिदर्श पढ़ेंगे, जितनी भी अपन कंडीशन पढ़ेंगे, सफलताओं की संख्याओं की प्रमाप त्रुटि, अनुपातों की प्रमाप त्रुटि, अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि, एक प्रतिदर्श के अनुपात का संयुक्त अनुपात से प्रमाप त्रुटि, ये सब गुण समकों के लिए अपन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन चर समकों के लिए। तो जितने भी प्रमाप त्रुटियां अपन पढ़ेंगे, उन प्रमाप त्रुटियों में अपन एक सीमा निकालते हैं जिसको बोलते हैं न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा। भाई इस सीमा के बीच यह प्राप्त होने की संभावना इतनी होती है, तो वो सीमाएं कैसे ज्ञात होगी? एक सीधी सीधी सी बात ध्यान रखना, सीमाएं हमेशा NP प्लस माइनस, ठीक, स्टैंडर्ड एरर, क्या होगी स्टैंडर्ड एरर। अब देखो बात क्या होती है, अगर 5% सार्थकता स्तर पर सीमाएं ज्ञात कर रहे हो, किस पर 5%, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है 5% सार्थकता स्तर पर Z का सामान्य मूल्य क्या होता है 1.96, और 1% सार्थकता स्तर पर कितना होता है 2.58। क्लियर? तो ये सीमाएं ध्यान रखना, सीमाएं जितनी भी होगी, जितने भी सूत्र होंगे, वो स्टैंडर्ड एरर के आधार पर क्या निकाली जाएगी, सीमाएं निकाली जाएगी। तो NP प्लस माइनस, यहाँ कितना लिखा मैंने 1.696 स्टैंडर्ड एरर, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, ये किस आधार पर हो गया 5% सार्थकता स्तर के आधार पर। क्लियर? और अगर 1% भी ली जाए तो प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर के आधार पर। ये कब होगी 1%
सार्थकता स्तर पर। तो इस बात को विशेष याद रखना, सीमाएं ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो एनपी का मतलब मैंने बताया था द्विपद बंटन पर आधारित है, समांतर माध्य। अंतर इतना सा आ जाएगा, चर समकों के ले जाएंगे, द्विपद बंटन पर आधारित नहीं होगा। तो द्विपद बंटन पर आधारित नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, समांतर माध्य आ जाएगा। सैंपल का लोगे तो x बार लिख देंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ आना तो समांतर माध्य ही है, यहाँ द्विपद बंटन पर आधारित है इसलिए मैंने एनपी लिखा, और द्विपद बंटन पर आधारित नहीं होगा चार समकों के लिए तो क्या लिखा जाएगा, x बार लिखा जाएगा। लेकिन पीछे स्टैंडर्ड एरर ही क्या की जाती है, माइनस करोगे इसमें से तो न्यूनतम मूल्य और प्लस करोगे तो अधिकतम मूल्य प्राप्त होगा। तो ये सीमाएं अपन को याद होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं बार बार, इसमें फोकस अपना स्टैंडर्ड एरर पर होना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होना चाहिए। अब तक अपन ने दो कंडीशन पढ़ी, सफलताओं की संख्याओं की प्रमाप त्रुटि और सफलताओं के अनुपातों की प्रमाप त्रुटि। संख्या की प्रमाप त्रुटि, अनुपातों की प्रमाप त्रुटि। संख्या की प्रमाप त्रुटि क्या होगी, NPQ अंडर रूट NPQ, और अनुपातों की प्रमाप त्रुटि क्या होगी, अंडर रूट NPQ डिवाइड बाय n। ये दो चीज अपन ने अभी तक पढ़ी है, बाकी तो मैंने क्वेश्चन करके बताया आपको। बाकी अपन को दो चीजें अपन ने अभी तक पढ़ी है और पूरे विश्लेषण कर रहे हैं अभी तक की बात। तो जो अपन बड़े प्रतिदर्श पढ़े, सार्थकता परीक्षण करने के लिए पढ़ा, तो पहला सार्थकता परीक्षण अपन किसके लिए कर रहे हैं, गुण समंकों के लिए। तो गुण समंकों के सार्थकता परीक्षण में किसका, द्विपद बंटन पर आधारित होते हैं, और द्विपद बंटन में समांतर माध्य किसके बराबर होता है, NP के बराबर होता है, और प्रमाप विचलन अंडर रूट NPQ के बराबर होता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट किसमें, सफलता के अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि, यही ले लेते हैं है ना, अनुपातों में अंतर की प्रमाप त्रुटि। क्लियर। अब क्या होगा अनुपातों में अंतर कैसे, जैसे यहां पे मैंने लिए दो समग्र, क्या लिए, ये भी समग्र 1 और ये समग्र 2। बात को समझना, इससे लिए मैंने सैंपल, इससे लिए मैंने सैंपल। ये क्या है, सैंपल, ये भी क्या है, सैंपल। जब दो अलग अलग समग्रों से क्या लिए जाए, प्रतिदर्श लिए जाए, और उन दोनों प्रतिदर्शों की जो अंतर आया, दोनों गुण समंक एक समान थे, दोनों में गुणात्मक भिन्नता नहीं थी, दोनों समंक एक समान थे। जैसे मान लो उदाहरण लूं, सेव की दो टोकरी ली, किसकी, सेव की दो टोकरी ली अपन ने, इस टोकरी में से 500 एप्पल निकाले, इस टोकरी में से 400 एप्पल निकाले। दोनों किसकी टोकरी है, सेव की, दोनों एप्पल की टोकरी है। इस टोकरी में से ये समग्र हो गया अपने लिए, क्या हो गया ये समग्र। तो ये समग्र में क्या हुआ, इसमें से 500 एप्पल निकाले, इसमें से 400 एप्पल निकाले, इसमें से 100 खराब निकले, इसमें से 90 खराब निकले। तो ये अपने क्या थे, सैंपल। ये क्या थे, सैंपल। दोनों चीजें क्या है, ये सैंपल। तो दो अलग अलग समग्रों से, बात को फिर से अनुपातों अंतर में, जब दो अलग अलग समग्रों से प्रतिदर्श लिए जाए तो उन दोनों प्रतिदर्शों में गुण समानता ली, इसमें भी एप्पल थे, इसमें भी एप्पल थे, इसमें भी एप्पल लिए, इसमें से भी एप्पल। गुणात्मक दृष्टि से भिन्नता नहीं होनी चाहिए। दोनों में गुणात्मक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है। दोनों क्या लिए अपन ने, सेव की दोनों टोकरी अलग अलग टोकरी थी, दोनों अलग अलग टोकरी से अपन ने एप्पल निकाले, इसमें से 500 निकाले सैंपल के रूप में, इसमें 400 निकाले, इसके 500 में से 100 खराब निकले, इस 400 में से 90 खराब निकले। तो इनके खराब निकलने में जो अंतर है, ये अंतर सार्थक है या निरर्थक है, इसके लिए क्या होता है, प्रमाप त्रुटि के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो अपन सार्थक निरर्थक की बात नहीं कर रहे, अपन बात किसकी कर रहे हैं, प्रमाप त्रुटि की। तो प्रमाप त्रुटि कैसे निकाली जाएगी वो देखते हैं। तो प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने के लिए तो बात समझ में आ गई, जब दो अलग अलग समग्रों से प्रतिदर्श लिए जाएं तो उन प्रतिदर्शों में अंतर की प्रमाप त्रुटि ज्ञात करने के लिए, जैसे स्टैंडर्ड एरर P1 माइनस P2, मैंने अब P1 जो लिखा वो प्रथम प्रतिदर्श के लिए हो गया, और P2 जो लिखा वो द्वितीय प्रतिदर्श के लिए हो गया। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे P0 Q0
अंडर रूट पूरा लिया, 1/n1 प्लस 1/n2। दो प्रतिदर्श थे तो दोनों की अलग अलग क्या होगी, प्रतिदर्शों की संख्या होगी। पहले प्रतिदर्श की n1 और दूसरे प्रतिदर्श की n2। अब बात आती है यहाँ पे p0 कैसे आएगा और q0 कैसे आएगा। तो p0 कैसे निकालेंगे, q0 कैसे निकालेंगे। तो p0 निकालने का फॉर्मूला होगा, p0 बराबर क्या हो गया, p1 n1 प्लस p2 और n2 अपॉन n1 प्लस n2, p2 और n1 प्लस n2। और फिर q0 कैसे निकलेगा, 1 माइनस p0, 1 माइनस p0 करोगे तो क्या निकल जाएगा, q0 निकल जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में करके देखते हैं। क्वेश्चन के रूप में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, मैं इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन के रूप में मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने बताया था ये सेव की 2 टोकरियां थी, ठीक। इसमें से कितने सेव लिए थे अपन ने, 500, इसमें से कितने लिए थे, 400 सैंपल के रूप में। इसके रूप में सैंपल के कितने खराब निकले, 100 और कितने खराब निकले, 90। ये अपना क्वेश्चन था। अंतर देखना है आपको, सार्थक या निरर्थक, इस बारे में स्टैंडर्ड एरर देखना है। तो अभी बताओ, ये तो क्या हो गया अपने लिए n1, ये क्या हो गया अपने लिए n2। 100 खराब निकले, 90 खराब निकले, तो p1 और p2, क्योंकि मैं सूत्र लिखता हूँ, ये अपना क्वेश्चन हो गया। मैंने जो सूत्र बताया था आपको, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था, p1 माइनस p2 बराबर p0 q0 अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ये अपना फॉर्मूला था। इसमें p0 q0 का फॉर्मूला लिखा था अपन ने। तो यहाँ बात करते हैं p1 क्या होगा और p2 क्या होगा। तो p1 के लिए क्या हो जाएगा, p1 बराबर क्या हो जाएगा, कितने खराब निकले, 100, कितने में से, 500 में से। और p2 क्या हो जाएगा, कितने थे, कितने खराब निकले, 90, कितने में से, 400 में से। तो ऐसी स्थिति में p1 और p2, p1 और ये p1 और p2 थोड़ा बड़ा से यार दिखाई दे रहा, दिख रहा है।